मॉड्यूल शुरू करने वाले मॉड्यूल 2, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है हमारे पास फ्लूइड डायनेमिक्स। अब फ्लूइड डायनेमिक्स क्या होता है? तो फ्लूइड डायनेमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड फ्लो अलॉन्ग विद द फोर्स कॉजिंग द फ्लो। तो हम तक अभी तक जो फ्लूइड स्टैटिक्स में हमने पढ़ा था उसमें क्या होता था कि हम सिर्फ फ्लूइड के मोशन को स्टडी करते थे और वो मोशन किस वजह से, कौन सी फोर्स लगने की वजह से हो रहा है उसको हम कंसीडर नहीं करते थे। पर अब हम इसमें मोशन के साथ साथ उस फोर्सेस को भी कंसीडर करेंगे। तो उन फोर्सेस को कंसीडर करने के लिए हम क्या करेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे, जिसको हम लॉ ऑफ नेट फोर्स भी बोलते हैं। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, मान लेते हैं हमारे पास अगर कोई एक डायरेक्शन ले लेते हैं हम, एक्स डायरेक्शन, तो उस डायरेक्शन में क्या फोर्स लगेगी? एफ एक्स इज इक्वल टू एम ए एक्स। ठीक है, उसी डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में जो हमारे पास फोर्स लगेगी। अब हमारे पास डिफरेंट फोर्सेज जो हम कंसीडर करते हैं फ्लूइड डायनेमिक्स में, वो कौन कौन सी होती हैं? एक हमारे पास होती है ग्रेविटी फोर्स, जिसको हम एफ जी से डिनोट कर सकते हैं, प्रेशर फोर्स, विस्कस फोर्स, उसके बाद फोर्स ड्यू टू टर्बुलेंस और फोर्स ड्यू टू कंप्रेसिबिलिटी। तो इन सभी फोर्सेस को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमें टोटल फोर्स मिल जाएगी। तो हमारे पास टोटल फोर्स इन एक्स डायरेक्शन क्या हो जाएगी? फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, फोर्स ड्यू टू प्रेशर, फोर्स ड्यू टू विस्कोसिटी, फोर्स ड्यू टू टर्बुलेंस एंड फोर्स ड्यू टू कंप्रेसिबिलिटी। अब इन इक्वेशन से, ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी, अगर इनमें डिफरेंट फोर्सेस को हम एलिमिनेट करें, ठीक है, तो हमें डिफरेंट इक्वेशंस मिलती है। तो कैसे मिलती हैं? देखो, इसी इक्वेशन से अगर मैं फोर्स ऑफ कंप्रेसिबिलिटी को नेगलेक्ट कर दूंगा तो उस केस में हमें जो इक्वेशन मिलेगी ये। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम बोलते हैं रेनॉल्ड्स इक्वेशन। सिमिलरली अगर मैं फोर्स ऑफ कंप्रेसिबिलिटी और फोर्स ऑफ टर्बुलेंस को नेगलेक्ट कर लेता हूँ तो हमें मुझे ये इक्वेशन मिलेगी, एफ एक्स जी प्लस एफ एक्स जी प्लस एफ एक्स वी। इसको हम बोलते हैं नेवियर स्टोक्स इक्वेशन। और अगर मैं सिर्फ फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी एंड फोर्स ड्यू टू प्रेशर को कंसीडर करूँगा तो उस समय, उस केस में हमें क्या फोर्स मिलेगी? जो इक्वेशन मिलेगी उस केस में वो मिलेगी हमें यूलर्स इक्वेशन। तो हम इसी यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन को, जो आपके लिए काफ़ी, आपके फाइनल एग्जाम में भी काफ़ी बार आता है, तो इसकी हम डेरिवेशन देखेंगे। तो यूलर इक्वेशन में भी अभी देखा हमने कि यूलर इक्वेशन क्या होती है, कब बनती है? जब हम रिजल्टेंट फोर्स कब होती है, किसकी इक्वल होती है? ग्रेविटी फोर्स और प्रेशर फोर्स की इक्वल। तो इसकी डेराइव करने के लिए हम क्या कर लेंगे, एक एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं। जैसे मैंने एलिमेंट सिलेंड्रिकल एलिमेंट कंसीडर कर लिया और एक स्ट्रीमलाइन कंसीडर कर लिया। ठीक है, एक सिलेंड्रिकल एलिमेंट हमने कंसीडर कर लिया और वो क्या, एक स्ट्रीमलाइन कंसीडर कर लिया। अब स्ट्रीमलाइन क्या बताई थी आपको मैंने फ्लूइड काइनेमेटिक्स में? स्ट्रीमलाइन क्या होती है? इट इज एन इमेजिनरी लाइन drawn in the flow field such that the tangent at any point on this line represents the direction of velocity vector। किसी भी फ्लो फील्ड में जो हमारे पास जो इमेजिनरी लाइन जब हम ड्रा करते हैं तो उस इमेजिनरी लाइन पे अगर हम टेंजेंट ड्रा करेंगे तो वो टेंजेंट हमें क्या देगा? उस वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन देगा। उसको हम बोलते हैं स्ट्रीम लाइन। तो हमने ये एलिमेंट कंसीडर कर लिया, ठीक है, सिलेंड्रिकल एलिमेंट जिसकी लेंथ है डी एस और जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया वो है डी ए। ठीक है, तो ये हमारे पास स्ट्रीम लाइन है यहाँ से इस डायरेक्शन में। ये पॉइंट हम मान लेते हैं ए और ये पॉइंट मान लेते हैं हम बी। अब मैंने आपको प्रेशर क्या बताया था कि प्रेशर हमेशा एक्ट करेगा नॉर्मल टू द सरफेस। अब प्रेशर यहाँ पे कितना लगेगा? पी ए प्रेशर किसके इक्वल आ जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पे लग रहा है प्रेशर पी ए, तो उसकी वजह से फोर्स क्या लगेगी हमारे पास? फोर्स किसके इक्वल आ जाएगी? जो ए पे फोर्स लग रही है हमारे पास पी इंटू डी ए। ठीक है, क्योंकि प्रेशर किसके इक्वल होता है? फोर्स अपॉन एरिया के, तो वहाँ से हमारे पास फोर्स आ जाएगी। अब सिमिलरली जो पी जे हमारे पास बी वाला सेक्शन है, यहाँ पे क्या फोर्स आएगी? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? टेलर सीरीज का यूज़ करेंगे इस सेक्शन के लिए। प्रेशर पी पे निकालने के लिए टेलर सीरीज का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो टेलर सीरीज का यूज़ करने पे जो पी एस प्लस डी एस, ठीक है, स्ट्रीमलाइन प्लस डी एस, ये वाला डिस्टेंस जो ट्रैवल करके जहाँ बी पॉइंट पे जब पहुँचा, तो उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका प्रेशर पी प्लस करली पी बाई करली एस इंटू डी एस। ये चीज़ मैंने आपको हाइड्रोस्टैटिक लॉ में भी बताई थी कि ये चीज़ कहाँ से आती है। ठीक है, टेलर सीरीज से, वहाँ पे जब हाइड्रोस्टैटिक लॉ में हमने डेरिवेशन की थी उसकी। तो यहाँ से हमारे पास बी पॉइंट पे प्रेशर आ जाएगा, तो ऑब्वियसली हमारे पास फोर्स कैसे आ जाएगी? प्रेशर इंटू एरिया, जो एरिया हमारे पास वो क्या है? डी ए। तो यहाँ से हमारे पास फोर्स आ जाएगी। अब क्या, अब हम मान लेते हैं कि ये जो एलिमेंट हमने कंसिडर किया है इसकी डेंसिटी क्या है? रो है। ठीक है, तो वेट कैसे निकल जाएगा? वेट किसके निकल आ जाएगा? रो जी इंटू वी। ठीक है, अब वॉल्यूम को हम कैसे लिख सकते हैं? जो हमारे पास एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया डी ए को अगर हम इस लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वॉल्यूम मिल जाएगी। तो वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं डी ए इंटू डी एस।
तो इस केस में हमें सबसे पहले क्या डेरिवेशन निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो हमारे पास एलिमेंट है, जो हमने सिलेंड्रिकल एलिमेंट अज्यूम किया था, वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जो स्ट्रीम लाइन है उस डायरेक्शन में हमारे पास मूव कर रहा है। अब हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता था, एफ एस क्यों ले रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि हमें फोर्स अलॉन्ग द स्ट्रीम लाइन निकालनी है, इसलिए हम ले रहे हैं एफ एस। ठीक है, एफ एस इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये न्यूटन सेकंड लॉ से आ जाएगा। अब देखो फोर्सेस हमारे पास अलग अलग फोर्सेस लग रही हैं, कौन कौन सी फोर्स लग रही है। ठीक है, एक तो यहाँ पे लग रही है ए पॉइंट पे जो प्रेशर की वजह से, ठीक है, और सेकंड हमारे पास यहाँ पे लग रही है जो हमने अभी निकाला था यहाँ पे टेलर सीरीज से। ठीक है, सेकंड फोर्स, और थर्ड फोर्स हमारी कौन सी लगेगी, इस सिलेंड्रिकल एलिमेंट के वेट की वजह से जो डाउनवर्ड एक्ट करेगा। अब हम मान लेते हैं कि ये जो उसका सिलेंड्रिकल एलिमेंट है ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और ये एंगल थीटा बना रहा है स्ट्रीम लाइन के साथ। और अगर इस ए के रेफरेंस में यहाँ से हॉरिजॉन्टल ड्रा करें तो इसका और बी के पॉइंट में डिस्टेंस क्या है, डी जेड मान लेते हैं उसको। तो हमारे पास अलग अलग फोर्सेस क्या आ जाएंगी, जो हमारे पास ए पे लग रही है वो हमारे पास आ जाएगी पी इंटू डी ए। ठीक है, अब जो हमारे पास बी लग रही थी वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है तो इसलिए यहाँ पे माइनस, सिमिलरली जो टेलर सीरीज से हमने प्रेशर निकाला था वो आ जाएगा, और प्रेशर ड्यू टू वेट। अभी प्रेशर ड्यू टू वेट कहाँ, प्रेशर ड्यू टू वेट आया यहाँ पे, हमने जो वेट था इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लिया। ठीक है, यहाँ आ जाएगा रो डी ए डी एस इंटू कॉस थीटा। अब देखो ये वाला इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये है, किस तरफ एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो इसको भी हम लेंगे नेगेटिव, अपवर्ड को ले रहे हैं हम पॉजिटिव। ठीक है, तो हमारे पास ये अलग अलग फोर्सेस तीनों ले ली हमने, ये एट पॉइंट ए पे, ये एट पॉइंट बी पे, और ये हमारे पास वेट की वजह से। और थर्ड हमारे पास क्या आ जाएगा, मास इंटू एक्सेलेरेशन। ठीक है, अब मास कैसे निकालेंगे, अब आपको पता ही है मास किसके इक्वल होता है, सॉरी डेंसिटी किसके इक्वल होती है, डेंसिटी तो आपको पता ही है किसके इक्वल होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो वहाँ से हमारे पास मास किसके इक्वल आ जाता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम हमने कैसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम को क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू डिस्टेंस को हम वॉल्यूम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, रो डी एस ए एस। अब एक्सेलेरेशन को हमने फ्लूइड काइनेमेटिक्स में देखा था कि एक्सेलेरेशन को जब हमने सॉल्व किया था उसको हम दो कॉम्बिनेशन बन के निकले थे, वो लोकल एक्सेलेरेशन प्लस कन्वेक्टिव एक्सेलेरेशन। ठीक है, तो उसको हम लिख सकते हैं कर्ली वी अपॉन कर्ली टी प्लस वी कर्ली वी अपॉन कर्ली एस। अब इसको हम जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। अब क्या मान लेते हैं कि हमारे पास जो फ्लो है वो स्टडी है। अब स्टडी फ्लो में क्या होता है कि जो वेलोसिटी होती है हमारी वो टाइम के साथ चेंज नहीं करती है, मतलब वो कांस्टेंट रहती है। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रह रही है तो कर्ली वी अपॉन कर्ली टी क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो उसको यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करके उसको फिर जो इक्वेशन आएगी उसको हम रो डी ए इंटू डी एस से डिवाइड कर देंगे टोटल इक्वेशन को। ठीक है, तो जब हमने इक्वेशन को डिवाइड किया उससे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी। अब हमारे पास यहाँ पे आ रहा है कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, वहाँ पे मैंने आप स्टार्टिंग में बताया था कि जो ए से हम हॉरिजॉन्टल ले रहे हैं और उसका डिस्टेंस बी से, सिलेंड्रिकल ये वाला हेड था जो इस टाइप का सिलेंडर था। ठीक है, तो ए पॉइंट से हमारे पास हॉरिजॉन्टल ये डिस्टेंस बी पॉइंट से कितना था, डी जेड। और वेट जो था हमारे पास वो कितना एंगल बना रहा था स्ट्रीम लाइन से, थीटा बना रहा था। तो वहाँ से हम अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लगाएंगे तो हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी डी जेड बाई डी एस। इस कॉस थीटा को हम यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। अभी किसी इस इक्वेशन में देखो कि ये जो इक्वेशन है हर एक पैरामीटर किस पे डिपेंड कर रहा है, एस पे, मतलब एस क्या था हमारे पास, डी एस डिस्टेंस। तो इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में भी लिख सकते हैं। तो इसलिए हमने इसको लिख दिया डी पी अपॉन डेंसिटी इंटू डी एस प्लस जी डी जेड अपॉन डी एस प्लस वी डी वी अपॉन डी एस। और इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं यूलर्स इक्वेशन। अब हमने क्या क्या कंसीडर किया था, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले तो हमने क्या कंसीडर किया इसमें कि हमने विस्कोसिटी को, इसमें फोर्स ऑफ विस्कोसिटी को नेगलेक्ट कर दिया था। अगर हम फोर्स ऑफ विस्कोसिटी को नेगलेक्ट कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, जो फ्लूइड है वो नॉन विस्कस और इनविजिबल हमने अज्यूम किया हुआ है। तो मतलब टोटली आइडियल फ्लूइड जो हमने अज्यूम किया हुआ है। सेकंड, आपने अभी देखा था कि मैंने वो स्टडी फ्लो अज्यूम किया था जिसकी वजह से जो वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा था वो क्या था, कांस्टेंट हो गया था। तो इसलिए हमने स्टडी फ्लो अज्यूम किया था। और थर्ड जो केस है हमारे पास वो क्या होगा, हमने टर्बुलेंस को यहाँ पे नेगलेक्ट किया होता है। उससे हमें ये पता लगता है कि जो फ्लो होगा हमारे पास लैमिनार और स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा। ठीक है, तो इसके अलावा एक चीज़ और आती है कि ये जो हमने यूलर इक्वेशन डिराइव की है ये हमने सिंपल एक सिंगल स्ट्रीम लाइन के लिए, एक पर्टिकुलर स्ट्रीम लाइन के लिए डिराइव की हुई है। ठीक है,